सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं 7th लेक्चर ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट चैप्टर। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम समझेंगे फ्रूट के बारे में कि फ्रूट क्या होता है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भी लाइंस। ये जो कैरेक्टर है फ्रूट के बनने का, जो कैरेक्टर है वो फ्लोरिंग प्लांट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है भाई। जिस प्लांट के अंदर फ्लोवर बनेगा, क्या बनेगा? फ्लोवर बनेगा। उस फ्लोवर के अंदर एक पार्ट आपने पढ़ा था ओवरी, और इस ओवरी के अंदर एक पार्ट आपने पढ़ा था ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये ओवरी ही डेवलप हो जाती है बच्चों फ्रूट के अंदर, और ये ओव्यूल ही डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर। यानी जिस पेड़ के अंदर ओवरी होगा यानी कि फ्लोवर होगा, उसी पेड़ के अंदर फ्रूट बन सकता है। यानी कि ऐसा प्लांट जिसके पास फ्लोवर है, फ्लोवरिंग प्लांट, उसके अंदर क्या बनता है बच्चों? फ्रूट बनता है। यानी कि फ्रूट का होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लोवरिंग प्लांट का। आई होप यू गॉट इट। ये क्या होता है? ये ओवरी ही तो होता है जो कि मैच्योर हो गई है, राइपन्ड हो गई है। तो ये मैच्योर और राइपन्ड ओवरी ही होती है जो फ्रूट होता है। ये डेवलप होता है किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। अंडरस्टूड और नॉट? आगे बढ़ते हैं, चलिए। इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ये जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनता है, तब इस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि बनाना है ना, ऐसा फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनता है, उसी का नाम क्या है बच्चों? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। एग्जांपल आपके सामने बनाना है। जनरली जो फ्रूट होता है वो कंसिस्ट करता है एक वॉल के साथ। जनरली सभी फ्रूट के ऊपर एक वॉल होती है भाई, इसी वॉल का नाम है पेरिकार्प, है ना। उसके अंदर सीड भी आते हैं भाई। जो फ्रूट है उसके ऊपर भी एक वॉल है, और जो सीड है उसके ऊपर भी एक वॉल है। लेकिन जो फ्रूट की वॉल है इसे बोला गया है पेरिकार्प। इसके 3 पार्ट होते हैं भाई पेरिकार्प के। सबसे ऊपरी जो पार्ट है इसे बोलते हैं बच्चों एपिकार्प। उसके अंदर जो पार्ट है उसे बोलते हैं मीजोकार्प, और उसके भी अंदर जो परत है उसे बोलेंगे एंडोकार्प, है ना। कार्प लेयर के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ड। इपी का मतलब ऊपर, मीजो का मतलब बीच में, और एंडो का मतलब सबसे नीचे, सबसे अंदर की तरफ। तो किसी भी फ्रूट पे 3 लेयर होगी उसकी वॉल में। सबसे बाहर जो होगी वो इपिकार्प, उसके अंदर जो होगी वो मीजोकार्प, उसके भी अंदर जो होगी वो एंडोकार्प होगी। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। जो पेरिकार्प होती है वो ड्राई हो सकती है, जैसे कि ग्राउंडनट के अंदर, मूंगफली के अंदर। वो फ्लेशी हो सकती है, जैसे कि मैंगो के अंदर, है ना। तो अलग अलग फ्रूट्स के अंदर ड्राई और फ्लेशी टाइप की पेरिकार्प आपको देखने को मिलती है भाई। जब पेरिकार्प जो है वो थिक हो जाती है भाई, मोटी हो जाती है, फ्लेशी हो जाती है, इट इज डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, मिडल में होती है मीजोकार्प, और इनर में होती है एंडोकार्प। ये तीनों नाम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, कहां पर होते हैं ये भी समझा दिए हैं भाई। ऑब्वियसली तीनों लेयर तभी दिखेगी जब मोटी और बड़ी पेरिकार्प है हमारे पास। फ्रूट 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो होता है ट्रू फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो ओवरी से ही फॉर्म होता है, ओवरी से ही डेवलप होके बनता है, उसे बोलेंगे ट्रू फ्रूट। अगर कोई फ्रूट ओवरी के अलावा किसी पार्ट से बनता है, जैसे थैलेमस से, जैसे इनफ्लोरेसेंस से, तो उस फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ये अलग पार्ट से बनता है भी, ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से। वो पार्ट कैलिक्स हो सकता है, थैलेमस हो सकता है, या फिर इनफ्लोरेसेंस भी हो सकता है। जो ट्रू फ्रूट है उसका एग्जांपल आपके सामने मैंगो और कोकोनट दिया गया है, और जो फॉल्स फ्रूट है उसके एग्जांपल को याद करने के लिए सैप आपके सामने ट्रिक बनाई है भाई। स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, पियर्स हो गए, वगैरह वगैरह। उसके अलावा कैशू नट्स जो हो गए, मलबेरी जो हो गए, ये भी एग्जांपल होते हैं। बट एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हैं जिनको ट्रिक के साथ आपके सामने बता दिया। एक्चुअली में जो एप्पल होता है वो किसी फ्लोवर का थैलेमस होता है। एप्पल का जो एडिबल पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं वो उसका उस फ्लोवर का थैलेमस होता है एक्चुअली के अंदर। और मैंगो और कोकोनट की स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रू फ्रूट्स के बारे में। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिंपल फ्लेशी फ्रूट जो होते हैं किस टाइप के हो सकते हैं? एक टर्म है एनसीईआरटी में ड्रू फ्रूट के बारे में। जो ड्रू फ्रूट है वो क्या है भाई? इन्हीं को स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं भाई। देखो, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ऐसे फ्रूट जिनका एंडोकार्प, ध्यान से सुनना, ऐसे फ्रूट जिनका एंडोकार्प पत्थर की तरह, स्टोन की तरह हार्ड होता है, उन्हें बोलते हैं स्टोनी फ्रूट। इन्हीं को ड्रूप फ्रूट भी बोलते हैं। जो मेन ड्रूप्स होते हैं जैसे कि कोकोनट है, मैंगो है, उनके बारे में कुछ लाइंस यहाँ पे लिखी गई है भाई। ये मोनोकार्पलेरी होते हैं और सुपीरियर होते हैं भाई। इनकी जो ओवरी होती है वो एक ही कार्पल की है भाई।
जैसे देखो मोनोकार्पलरी वर्ड का मतलब क्या है, उस फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है, ऑब्वियसली एक कार्पल है तो एक ही ओवरी होगी, और वो सुपीरियर ओवरी होगी भाई, जिस ओवरी से क्या बन रहा है, आपका कोकोनट बन रहा है। और उनके अलावा उसके अंदर एक ही सीड होगा, वन सीड होगा, जैसे कि मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है, कोकोनट के अंदर एक ही सीड होता है ना। तो ये वन सीड वाले फ्रूट होते हैं जो मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन्हीं को ड्रूप फ्रूट या फिर स्टोनी फ्रूट हम बोलते हैं। एंडोकार्प इनका बहुत ही हार्ड होता है, स्टोन के जैसा होता है भाई। एग्जाम्पल आपके सामने है मैंगो और कोकोनट। तो उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं भाई, और आगे बढ़ते हैं। मैंगो के बारे में कुछ लाइनें देखो, इसकी जो पेरिकार्प होती है वो वेल डिफरेंशिएट होती है तीनों लेयर के अंदर। अगर आपने आम देखा हो, मैंगो देखा हो, उसके बाहर जो येलो कलर की लेयर होती है सबसे बाहर, वो होती है एपिकार्प। उस लेयर के अंदर जो पोर्शन हम खाते हैं मैंगो का, वो होता है मीजोकार्प। और जिस पोर्शन के अंदर सीड है, कठोर वाला जो भाग है जिसके अंदर बीज है मैंगो का, वो कठोर वाला भाग होता है एंडोकार्प। आई होप पेरिकार्प की तीनों लेयर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। आउटर होता है एपिकार्प जो येलो कलर का है भाई मैंगो के ऊपर, अगर मैंगो पूरी तरीके से मैच्योर है। जो मिडल में होता है, थिक होता है, फ्लेशी होता है, इडेबल, जिसको हम खाते हैं, वो मीजोकार्प है भाई, है ना। और जो इनर होता है, इनर की साइड सीड के ऊपर जो कवर होता है वो स्टोनी होता है, हार्ड होता है, उसी को एंडोकार्प बोलते हैं। तो मैंगो की जो पेरिकार्प है वो तीनों लेयर के अंदर अच्छे से डिफरेंशिएट है। तीनों के कैरेक्टर्स आपके सामने है भाई। जो कोकोनट है उसका साइंटिफिक नाम है भाई कोकोस न्यूसिफेरा। इसको, इसके अंदर जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस होती है भाई। जैसे देखो मैंगो के अंदर तो सारे नाम आपके सामने लिखे गए हैं भाई कि भाई एपिकार्प क्या है, जो सबसे बाहर की लेयर है येलो कलर की वो वाली। मीजोकार्प क्या है, जिस पोर्शन को खाते हो वो मीजोकार्प है। एंडोकार्प क्या है, जिसके अंदर सीड रखा होता है वो वाला स्टोन जैसी लेयर, वो क्या एंडोकार्प है। और इस एंडोकार्प के अंदर देखो ये सीड बना हुआ है। लेकिन कोकोनट के अंदर ये सारी लेयर एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने, ध्यान से सुनना। अगर कोकोनट अभी थोड़ा कच्चा है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, तो उसके बाहर एक ग्रीन लेयर होती है। आपने कच्चे नारियल देखे होंगे बाजारों के अंदर जिन पे एक ग्रीन लेयर होती है। वो जो ग्रीन लेयर है वो क्या है बच्चों, वो एपिकार्प है। जब नारियल सूख जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो इस पे ग्रीन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरीके से। इसलिए यहाँ पर जो फाइबर्स आप उतारते हो, फाइबर्स को जिन्हें आप हटाते हो, वो होते हैं मीजोकार्प। किसी भी नारियल के ऊपर अगर वो कच्चा है तो हरी लेयर होती है, वो होती है उसकी एपिकार्प। उस हरी लेयर के नीचे सफेद कलर का फाइबर जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको कच्चे नारियल में। वही फाइबर जैसे स्ट्रक्चर भूरे हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं जब नारियल सूख जाता है तब। समझ में आता है? इसी जूट को, इसी फाइबर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम मीजोकार्प। समझ में आता है? जो हरे कलर का है वो एपिकार्प है। जब ये सूख जाएगा नारियल तो हरा हट जाएगा। वो जो व्हाइट है अंदर वो ब्राउन कलर के फाइबर्स बना लेगा, जिसे बोलेंगे मीजोकार्प। और जो उन फाइबर के नीचे होता है, जिसके अंदर व्हाइट कर्नल होता है जिसे हम खाते हैं, व्हाइट कर्नल के ऊपर जो स्टोन जैसी लेयर है, रिजिड लेयर है, ये वाली लेयर बेसिकली, ये जो लेयर दिख रही है इसका नाम है बच्चों एंडोकार्प। क्या नाम है? एंडोकार्प है। लेकिन ये जो एंडोकार्प के भी अंदर है, ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये होता है इसका एंडोस्पर्म। क्या होता है बच्चों? एंडोस्पर्म होता है। तो कोकोनट की लेयर और मैंगो की लेयर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंगो के अंदर जो येलो कलर की लेयर है सबसे बाहर, जिसको आप छिलका भी बोल सकते हो, वो होता है उसका एपिकार्प। समझ में आता है? उसके अंदर जो खाने वाला पोर्शन है मैंगो का, एडिबल पोर्शन ऑफ द मैंगो, वो होता है उसकी मीजोकार्प। उसके अंदर एक स्टोनी लेयर होती है, जिस लेयर के अंदर बीज रखा होता है, उस लेयर को बोलते हैं बच्चों एंडोकार्प। समझ में आता है? इधर आ जाओ कोकोनट के अंदर। कोकोनट अगर कच्चा कोकोनट है, उसके ऊपर ग्रीन लेयर मिलती है, वो ग्रीन लेयर होती है इसकी एपिकार्प। उस ग्रीन लेयर के अंदर व्हाइट फाइबर मिलते हैं। जब ये नारियल सूख जाता है तो यही व्हाइट फाइबर ब्राउन कलर के फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ग्रीन लेयर भी हट जाती है। एपिकार्प सूखे हुए नारियलों में नहीं मिलती है। ये जो फाइबर है, व्हाइट फाइबर कच्चे नारियल में और ब्राउन फाइबर सूखे हुए नारियल में, इन फाइबर को ही बोलेंगे मीजोकार्प। इस मीजोकार्प के नीचे एक स्टोन जैसी रिजिड कवरिंग होती है भाई, इस वाली कवरिंग को क्या बोलेंगे बच्चों? एंडोकार्प बोलेंगे। इस एंडोकार्प के अंदर वो पोर्शन होता है जिसे हम खाते हैं बेसिकली, व्हाइट कर्नल जिसे बोलते हैं,
वो एक एक्चुअली में इसका एंडोस्पर्म होता है, और इस व्हाइट वाले पोर्शन के अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है, वो भी इसका क्या होता है, एंडोस्पर्म ही होता है। आई होप मैंने आपको मैंगो और कोकोनट की अंदर आने वाली पेरिकार्प की सारी लेयर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जो कोकोनट है उसको फाइब्रस ड्रूप कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं भाई। इसके अंदर ईपी, मीजो, एंडो सारी लेयर्स जो है वो नॉन इडेबल होती है भाई। जो कोकोनट है उसका ग्रीन वाला पोर्शन भी हम नहीं खाते, ब्राउन कलर की जो फाइबर्स है वो भी हम नहीं खाते, और स्टोनी लेयर है वो भी हम नहीं खाते। तो हम खाते क्या है, हम एंडोस्पर्म खाते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ईपीकार्प जो है हार्ड होती है, थिन होती है, ग्रीन होती है, ये देख लो आपके सामने लिखा हुआ। जो मीजोकार्प है वो थिक होती है, फाइबर की फॉर्म में होती है, जो फाइबर हम हटाते हैं वो मीजोकार्प ही है। जो एंडोकार्प होती है वो हार्ड होती है, वो शीड को प्रोटेक्शन दे रही होती है। जिस पोर्शन को हम खाते हैं इस कोकोनट के अंदर, उस पोर्शन के अंदर एक जगह सीड रखा होता है, वन शीडेड होते हैं ये वाले जो फ्रूट्स है। इडेबल एंडोस्पर्म होता है कोकोनट के अंदर। जो पोर्शन हम खाते हैं वो क्या होता है बच्चों, एंडोस्पर्म होता है। दो टाइप के हैं भाई एंडोस्पर्म भी यहाँ पे। एक तो कोकोनट का वाटर है जिसको मिल्क भी बोल सकते हो भाई, ये लिक्विड एंडोस्पर्म है। एक कोकोनट का व्हाइट कर्नल है जो कि इसका सॉलिड एंडोस्पर्म है। दोनों ही पोर्शन ऑब्वियसली लिक्विड है तो खाया नहीं जाएगा, पिया जाएगा, और सॉलिड है तो उसे खाया जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। बट इडेबल का मतलब है आप इन दोनों को ही कंज्यूम कर सकते हो इनसाइड द बॉडी। आगे बढ़ते हैं भाई, फ्रूट की डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम, और सीड की डिटेल की तरफ बढ़ते हैं भाई। फ्रूट के अंदर ही सीड देखने को मिलता है, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बन जाती है फ्रूट, और ओव्यूल बन जाता है सीड। तो देखो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाते हैं बच्चों, सीड बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर। एक सीड जो होता है वो किसका बना होता है, वो सीड कोट का बना होता है भाई, और एक एम्ब्रियो का बना होता है। जो एक बीज होता है, एक सीड होता है, उसके बाहर एक तो उसकी परत होती है सीड कोट, उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो से ही नया प्लांट बनेगा, नया पेड़ बनेगा बेसिकली। मेंटेन करता है स्पीशीज की कंटिन्यूएशन को। बिल्कुल अगर ये खत्म हो जाएंगे सीड तो उस पेड़ का नया पेड़ बनेगा नहीं, उसकी जनरेशन ही समाप्त हो जाएगी। एक सीड के अंदर एक तो सीड कोट है और एक क्या है, एम्ब्रियो है। ये जो सीड कोट है इसकी भी दो लेयर होती है भाई। एक होती है इसकी आउटर लेयर, एक होती है इसकी इनर लेयर। जो आउटर लेयर है इसका नाम होता है बच्चों टेस्टा। क्या नाम होता है, टेस्टा। और जो इनर लेयर है इसका नाम होता है टेगमेन। क्या होता है बच्चों इसका नाम, इसका नाम होता है टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन क्या है, हालांकि आगे लिखा हुआ भी आ जाएगा, बट अभी से बता रहा हूं। सीड की जो कोट है, सीड की जो लेयर है ऊपर की प्रोटेक्शन वाली, उसके अंदर दो लेयर होती है भाई। एक तो बाहर की तरफ, एक उस बाहर वाली के अंदर की तरफ। जो बाहर वाली है इसका नाम है टेस्टा, जो अंदर वाली है उसका नाम है टेगमेन। याद कैसे रखेंगे, टेस्ट बाहर की तरफ देते हैं तो बाहर वाली है टेस्टा, और मेन जो है आदमी वो अंदर की तरफ होता है, इसलिए टेगमेन मेन अंदर की तरफ है। तो कुछ इस तरीके से रिलेट करके हम याद करेंगे भाई। एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, एक रेडिकल होता है, एक एम्ब्रियोनिकल एक्सेस होती है, एक प्लम्यूल होता है, और यहाँ पर वीट मेज अगर है तो यहाँ पे कोटिलेडन हो सकता है। एक अगर मोनोकोट है तो एक कोटिलेडन, अगर डाइकोट है तो दो कोटिलेडन हो सकते हैं। तो ये सारी बातें जब हम एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब फिर से आएगी और समझेंगे। हालांकि अभी अगर आप समझना चाहो तो मैं समझा देता हूँ। एक ऐसी एम्ब्रियोनिकल एक्सेस होती है, इसके दोनों तरफ दो कोटिलेडन निकलते हैं अगर डाइकोट है तो। इन कोटिलेडन के ऊपर जो पोर्शन है इसे एपिकोटाइल बोलेंगे, नीचे जो पोर्शन है इसे हाइपोकोटाइल बोलेंगे। इस एपिकोटाइल के ऊपर होता है बच्चों प्लम्यूल, इसके नीचे होता है बच्चों रेडिकल। समझ में आता है क्या, एपिकोटाइल के ऊपर क्या है, प्लम्यूल है, हाइपोकोटाइल के नीचे क्या है, रेडिकल है। तो ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बताए हैं डाइकोट के। अगर यही मोनोकोट होता है तो यहाँ पर मिलता है कोरियोप्टाइल और यहाँ पर मिलता है कोरियोप्राइजा। तो सारे डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो में आने वाले स्ट्रक्चर के नाम एक बार आपको बताए हैं ताकि आप रिलेट कर सके चीजों को। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भाई डायग्राम के थ्रू। ये एक डायग्राम दिया है जिसमें आप देख सकते हैं भाई कि ये क्या है, ये कोटिलिडन्स है, ये क्या है प्लम्यूल कोटिलिडन्स आपको बताए हैं भाई। ये एम्ब्रियोनिकल एक्सेस है, नीचे हमने रेडिकल शो किया है, ऊपर प्लम्यूल शो किया है, और ये दोनों तरफ क्या दिखाए हैं हमने, कोटिलिडन दिखाए हैं भाई। तो आप डायग्राम को देख सकते हो और बहुत ही बढ़िया से समझ सकते हो भाई। अजान हो रही है इसलिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा 2 मिनट का। अज़ान का एहतराम करते हुए अज़ान का जवाब दीजिए और जिन्होंने किया कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर के अंदर। मैंने आपको समझा रहा हूं कि ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या है, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस है। इसके दोनों तरफ ये क्या लगे हुए हैं, कोटिलिडन लगे हुए हैं। इस एक्सिस के ऊपर जो कोटिलिडन के ऊपर पोर्शन है वो एपिकोटाइल होगा, जो नीचे पोर्शन है वो हाइपोकोटाइल होगा। एपिकोटाइल के ऊपर क्या होगा बच्चों, प्लम्यूल होगा, और हाइपोकोटाइल के नीचे क्या होगा बच्चों, रेडिकल होगा। तो सारे डायग्राम के अंदर जो नेमिंग है वो आपको दिख रही है। एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल यहाँ पे लेबल नहीं है, बट मैंने आपको बता दिए हैं एक्स्ट्रा। ये एक शीट का डायग्राम है, जो शीट के बाहर कोट होता है उसे हमने शीट कोट लेबल किया है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, एक उभार होता है, एक उठी हुई संरचना होती है। शीट जो है कहीं ना कहीं से लगा होगा बेसिकली फ्रूट से। वो जो जगह है लगने की, जुड़ने की, अटैचमेंट की जो जगह है, पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट जो है शीट का किससे, फ्रूट से, उसे बोलेंगे हाइलम। भाई शीट का होगा फ्रूट के अंदर, किसी ना किसी पोर्शन से जुड़ा हुआ होगा। शीड फ्रूट से किसी पोर्शन से जुड़ेगा, वो पोर्शन उभरा हुआ होगा, ऊपर उठा हुआ होगा, उसी पोर्शन का नाम है बच्चों हाइलम। इस हाइलम के नीचे एक छोटा सा छेद है जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रो का मतलब ही छेद होता है, पाइल का, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, और पाइल का मतलब छेद होता है। छोटा सा छेद है यहाँ पे बेसिकली, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा, चनों को पानी में रखते ही वो फूल के बड़े हो जाते हैं, तो पानी उनके अंदर जा रहा है, और किस छेद से पानी अंदर जा रहा है भाई, माइक्रोपाइल से जा रहा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम बात करते हैं डाइकोटिलेडन शीट की स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं भाई। इसके अंदर सबसे पहले शीट कोट आता है भाई, जिसमें आउटर मोस्ट कवरिंग है ये शीट की। ऑब्वियसली शीट कोट सबसे बाहर है तो आउटर मोस्ट कवरिंग है। शीट कोट के अंदर दो लेयर होती है भाई, जो ऑलरेडी बता चुका हूं। आउटर की साइड क्या है, टेस्टा है, इनर की साइड क्या है, टेगमेन। ट्रिक के साथ याद किए हमने। आगे हाइलम के बारे में लिखा है, ये एक स्केर है, ऊपर उठा हुआ भाग है शीड कोट के ऊपर, थ्रू विच डेवलपिंग शीड अटैच टू द फ्रूट, जिससे फ्रूट से जुड़ता है कोई भी डेवलप होने वाला शीड, वो ऊपर उठा भाग क्या है, हाइलम है बच्चों। माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर होता है अबाउट द हाइलम। हाइलम के आसपास होता है बेसिकली, ऊपर नीचे अलग अलग शीड में डिपेंड करता है किस स्पीसीज का वो शीड है। अंडरस्टूड। विद इन शीड कोट इज एम्ब्रियो। शीट कोट के अंदर एक एम्ब्रियो होता है भाई, कंसिस्टिंग एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। दो कोटिलेडन हो सकते हैं, क्योंकि हम डाइकोट के शीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो कोटिलेडन होंगे, डाई का मतलब ही दो, और कोट का मतलब कोटिलेडन्स। द कोटिलेडन्स आर ऑफ्टन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड। ये जो कोटिलेडन होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा खाना रिजर्व होता है, बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, ताकि उस फूड का यूज करके एम्ब्रियो को नरिश किया जा सके, एम्ब्रियो की ग्रोथ कराई जा सके भाई। एट टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस क्या क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, रेडिकल और प्लम्यूल प्रेजेंट होते हैं भाई। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लम्यूल, नीचे की तरफ क्या होगा, रेडिकल। प्लम्यूल से ही क्या बन जाएगा बच्चों, पूरा का पूरा शूट सिस्टम, और
रेडिकल से ही क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा रूट सिस्टम बन जाएगा। तो ये दोनों एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के एंड्स पे प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। आगे देखो, जैसा कि बीन्स हो गया, ग्राम हो गया, ये सब डाइकोट है, जैसा कि पी हो गया, है ना, इनके अंदर एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। एंडोस्पर्म का काम सुनना बच्चों, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एंडोस्पर्म, इसके अंदर भी फूड स्टोर होता है। अगर कोटिलिडन बहुत ज्यादा अमाउंट में डेवलप है, यानी कि डाइकोट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा ही नहीं। एंडोस्पर्म का काम क्या है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। अगर कोटिलिडन के द्वारा एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है इनफ तरीके से, तो एंडोस्पर्म बनेगा ही नहीं। अगर कोटिलिडन कम है, जैसे मोनोकोट, तो उनके अंदर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसे एंडोस्पर्म बोलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? आई होप इट इज क्लियर। एंडोस्पर्म यहाँ पे नहीं बन रहा है, ज्यादातर डाइकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं मिलता है भाई, इसलिए इनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म है ही नहीं, ऐसे सीड जिनके अंदर एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है बेसिकली, और वो लेयर भी यहाँ पर है ही नहीं। कुछ सीड के अंदर जैसे कि केस्टर हो गया, जैसे कि कॉटन भी होता है यहाँ पे। केस्टर और कॉटन ये ऐसे डाइकोट के प्लांट है जिनके सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिलता है। ज्यादातर डाइकोट के सीड में एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। लेकिन कुछ डाइकोट ऐसे हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म बन जाता है एक्सेप्शनली, उनके एग्जांपल है केस्टर और कॉटन। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। और आगे बढ़ेंगे भाई, इतना अगर क्लियर है तो, है ना। अगर एंडोस्पर्म मिलेगा सीड में तो एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा सीड में तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल देंगे। डाइकोट कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। दो एक्सेप्शन है, केस्टर और कॉटन डाइकोट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक सीड है। अंडरस्टूड और नॉट? आगे बढ़ते हैं भाई। मोनोकोटिलिडन्स जो सीड होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मेज हो गया, उनके अंदर जो सीड कोड है वो मेम्ब्रेनस और ग्रेजुअली फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल के साथ। देखो जो मोनोकोट है, जैसे गेहूं, देखो आप, गेहूं का जो दाना है वो अपने आप में एक फ्रूट है। वो जो फ्रूट है वो सीड है या फ्रूट है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जो फ्रूट की वॉल है वो सीड की वॉल के साथ फ्यूज हो गई है। लाइन आप देख सकते हो, जो फ्रूट वॉल है वो फ्यूज हो गई है किसके साथ, सीड कोट के साथ। इसलिए वो बीज है या फ्रूट है, सीड है या फ्रूट है पता ही नहीं चल रहा है, दोनों वॉल फ्यूज हो चुकी है आपस में। इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है भाई, स्टोर करता है फूड को। जो मोनोकोट के सीड होते हैं वो जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि मोनोकोट में एक ही कोटिलिडन है, खाने की कमी हो सकती है, इसलिए एंडोस्पर्म बनाया गया है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। जनरली मोनोकोटिलिडन सीड्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है भाई, ऑर्किड्स, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं भाई ऑर्किड्स के अंदर। देखो बच्चों, डाइकोट के अंदर दो कोटिलिडन होते हैं, इसीलिए वहां पर खाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए एंडोस्पर्म वहां बनता नहीं है, इसलिए वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। लेकिन दो एक्सेप्शन पड़े हैं ऐसे डाइकोट जो एंडोस्पर्मिक सीड को शो करते हैं, केस्टर और कॉटन। समझ में आता है? तो केस्टर और कॉटन के अंदर दो कोटिलिडन भी है, एंडोस्पर्म भी है, उनके अंदर खाना बहुत ज्यादा है। समझ में आता है? मोनोकोट के जो सीड होते हैं उनके अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, इसलिए खाने की कमी हो सकती है, इसलिए एंडोस्पर्म पाया जाएगा, इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। लेकिन एक मोनोकोट ऐसा है ऑर्किड जिसके अंदर ना तो एंडोस्पर्म है ना ही कोटिलिडन्स है, क्योंकि मोनोकोट में कोटिलिडन्स तो इतना डेवलप ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर एंडोस्पर्म भी नहीं है, कोटिलिडन भी नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा खाने की कमी होगी ऑर्किड के अंदर। इसलिए लो सीड वायबिलिटी, इस सीड के जिंदा रहने की जो जीवन काल है इस सीड का वो बहुत ही कम होगा भाई, लो होगा। ये सीड जिंदा बहुत कम रहेगा, इसकी वायबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है। तो ये मैंने आपको समझाया है भाई क्यों वायबिलिटी इसकी कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आउटर कवरिंग जो है वो एंडोस्पर्म की वो सेपरेट है एम्ब्रियो से बाय प्रोटीनियस लेयर, उस लेयर का नाम ही क्या है भाई, एल्यूरोन है भाई। जो आउटर की कवरिंग है वो सेपरेट करती है एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को, जिसका नाम क्या है, एल्यूरोन लेयर है। ये केवल मोनोकोट के अंदर ही देखने को मिलती है भाई, स्पेसिफिक कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो जो है वो स्मॉल है, सिचुएटेड है कहां पे, ग्रूव पे एट द एंड ऑफ एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म है उसके कोने में एक गड्ढे के अंदर सिचुएटेड है कौन, एम्ब्रियो। अभी स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको तब और समझ में आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटिलिडन्स नोन एज स्केटुलम। ये जो स्केटेलुम होता है बच्चों, ये एक कोटिलिडन ही होता है। देखो ध्यान से सुनो,
मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलिडन है, इसलिए मोनो मतलब एक, कोट मतलब कोटिलिडन। उस कोटिलिडन को एक स्पेसिफिक नाम दिया है बच्चों, क्या नाम है? स्कूटेलम। क्या नाम है? स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या है? मोनोकोट के कोटिलिडन का नाम है भाई। जो शॉर्ट एक्सिस है वो प्लम्यूल है, रेडिकल है। ऑब्वियसली प्लम्यूल और रेडिकल यहां भी मिलेंगे। मैं इसका डायग्राम अगर आपके सामने बनाकर आपको शो करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना है ना। कुछ ऐसा डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं। ये है एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। क्या है? एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। इसके दोनों तरफ, इधर और इधर, ये क्या बचे बनेंगे बच्चों? दोनों बनेंगे डाइकोट के। ये क्या है? डाइकोट के कोटिलिडन से, कोटिलिडन्स। तो ये डाइकोट के कोटिलिडन्स है भाई, तभी दो कोटिलिडन हमने बनाए हैं। इसके ऊपर की तरफ ये वाला पोर्शन क्या होगा? ये होगा इपिकोटाइल। क्या होगा? इपिकोटाइल। नीचे वाला पोर्शन क्या होगा बच्चों? हाइपोकोटाइल होगा। क्या होगा? हाइपोकोटाइल होगा। इस हाइपोकोटाइल के नीचे का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे बोलेंगे हम रेडिकल। क्या बोलेंगे? रेडिकल। इस इपिकोटाइल के ऊपर का जो पोर्शन है इसे बोलेंगे हम प्लम्यूल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लम्यूल बोलेंगे। तो ये मोटे मोटे स्ट्रक्चर है। इस एक्सिस का नाम भी लिख सकते हो आप एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये मोटे मोटे सारे नाम आप लिख सकते हो। ये किसका डायग्राम है भाई? ये डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये डाइकोट के एम्ब्रियो का एक डायग्राम है जिसे आप ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आपको समझा रहा हूं मोनोकोट के एम्ब्रियो का डायग्राम, ध्यान से देखना। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है भाई, लिख भी लो यहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एक्सिस के एक तरफ क्या होगा? कोटिलिडन्स। ये बना दिया कोटिलिडन। दूसरी तरफ का जो कोटिलिडन है वो खत्म हो चुका है, उसका डेवलपमेंट इतना हुआ ही नहीं है। इसी कोटिलिडन का नाम रखा है बच्चों इपीब्लास्ट। क्या नाम रखा है? इपीब्लास्ट। और इस कोटिलिडन का नाम अभी अभी मैंने आपको बताया स्कूटेलम। इसका नाम क्या रखा है बच्चों? स्कूटेलम रखा है। तो इपीब्लास्ट क्या है और स्कूटेलम क्या है? आई होप इट इज क्लियर। इसके ऊपर का पोर्शन, कोटिलिडन के ऊपर का पोर्शन, ऑब्वियसली कहेंगे उसे इपिकोटाइल। नीचे का पोर्शन ऑब्वियसली कहेंगे उसे हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल के ऊपर होता है हमेशा प्लम्यूल, हाइपोकोटाइल के नीचे होता है हमेशा रेडिकल। समझ में आता है? जब मोनोकोट एम्ब्रियो ड्रॉ कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे यहां पर एक स्ट्रक्चर और मिलता है और यहां पर एक स्ट्रक्चर और मिलता है। जो प्लम्यूल के ऊपर है उसे बोलेंगे कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या बोलेंगे बच्चों? और जो रेडिकल के नीचे है उसे बोलेंगे कोलियोप्राइजा। क्या बोलेंगे? कोलियोप्राइजा। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोप्राइजा क्या है? वर्ड्स आपको नोट्स में, स्लाइड में बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो डायग्राम में ये स्ट्रक्चर्स होते कहां पर है। आई होप इट इज क्लियर। ये क्या है भाई? ये मोनोकोट का एम्ब्रियो है भाई, मोनोकोट का एम्ब्रियो है ये। तो उम्मीद करते हैं सारे वर्ड आपको समझा पाए हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कहां पर है। और अपनी स्लाइड्स पे फिर से आते हैं भाई। जो प्लम्यूल है, रेडिकल है, वो इनक्लोज होते हैं शीथ में, उसी को क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल और कोलियोप्राइजा बोलते हैं। जो प्लम्यूल है उसके आगे जो शीथ है उसका नाम है कोलियोप्टाइल। जो रेडिकल है उसके आगे जो शीथ है उसका नाम क्या है? कोलियोप्राइजा है। इसी सारे वर्ड्स को समझाने के लिए आपको डायग्राम दिखाया था एक बार, जिससे कि सारे वर्ड आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम है जिनको आप समझ सकते हैं भाई और याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर के नेम्स। जैसे कि ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये लेबलिंग की गई है एंडोस्पर्म की और ये लेबलिंग की गई है एम्ब्रियो की। देख सकते हो आप एंडोस्पर्म ने एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर रखा है ताकि ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे सके। ये एक मोनोकोट का शीट बना है आपके सामने, जिसे आप बहुत ध्यान से देखें। ये जो स्ट्रक्चर है ये वो है जो अभी हमने बनाया था। ये जो लाइन बना रहा हूं ये है एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। समझ में आता है? इस एक्सिस के ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर वाला पोर्शन क्या है? कोलियोप्टाइल। नीचे वाला पोर्शन क्या है? कोलियोप्राइजा। समझ में आता है? कोलियोप्टाइल सबसे ऊपर था, इपिकोटाइल के भी ऊपर क्या था? प्लम्यूल। प्लम्यूल के ऊपर क्या भी था? कोलियोप्टाइल। इस कोलियोप्टाइल के नीचे देखो प्लम्यूल है, इस कोलियोप्राइजा के ऊपर देखो रेडिकल है। मैंने आपको क्या बताया? एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के दोनों तरफ क्या होंगे? कोटिलिडन। अगर वो डाइकोट है एक तरफ क्या होगा? कोटिलिडन। अगर वो मोनोकोट है दूसरी तरफ होगा इपिब्लास्ट। समझ में आता है? एक कोटिलिडन का ही नाम रखा है स्कूटेलम। समझ में आता है? इन कोटिलिडन के ऊपर होगा इपिब्लास्ट, इपिब्लास्ट के ऊपर होगा प्लम्यूल, प्लम्यूल के भी ऊपर होगा कोलियोप्टाइल। समझ में आता है? कोटिलिडन के नीचे होगा हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे होगा रेडिकल, रेडिकल के भी नीचे क्या होगा? कोलियोप्राइजा होगा।
तो सारे वर्ड आपके सामने है भाई। ये स्कूटेलम लेवल है, यानी कि वो एक कोटिलेडन, इधर वाला ये वाला कोटिलेडन, ये सारा बनाया है भाई। ये ऊपर इन्होंने एंडोस्पर्म बनाया है, इधर इन्होंने एल्यूरोन लेयर बनाई है चारों की तरफ। ये जो एल्यूरोन लेयर है एक्चुअली में ये प्रोटीन है भाई, एक टाइप का, है ना। एल्यूरोन लेयर किसका पोर्शन है अगर मुझसे पूछो तो ये एंडोस्पर्म का ही पोर्शन है। अंडरस्टूड और नॉट। इसकी जो प्लॉइडी होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है भाई, 3n टाइप की सेल्स इसके अंदर मिलती है। उसके बाद मोनोकोट शीड में यहाँ पर शीड की वॉल यानी कि शीड कोट और फ्रूट की वॉल दोनों फ्यूज्ड होके यहाँ पे चिपकी हुई है, लगी हुई है। आई होप इस डायग्राम का एक एक वर्ड आपके दिमाग में क्लियर कर पाए हैं हम, और आगे बढ़ते हैं भाई। पेरिस्पर्मिक शीड क्या होता है? नॉर्मली जो न्यूसिलस सेल्स होते हैं, अब ये न्यूसिलस सेल्स क्या होते हैं किसी के दिमाग में डाउट आ सकता है। जब हमने फ्लोवर का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें ओवरी पढ़ा था, ओवरी के अंदर जो सेल्स भरे थे उन्हें हमने बोला था न्यूसिलस सेल्स। वो जो न्यूसिलस सेल्स है वो फर्टिलाइजेशन के बाद गायब हो जाते हैं बच्चों। अगर वो नॉर्मली गायब हो जाते हैं, अगर वो प्रेजेंट होते हैं किसी ओवरी के अंदर, ओवरी से क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। अगर किसी फ्रूट के अंदर न्यूसिलस के सेल्स मिल जाए तो उस फ्रूट को बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। ऑब्वियसली कहां पे मिल रहा है ये न्यूसिलस? फ्रूट के अंदर। उस फ्रूट का जो सीड है उसका नाम रख दिया पेरिस्पर्मिक सीड। अगर बोले पेरिस्पर्मिक फ्रूट तो उसका मतलब है ऐसा फ्रूट जिसके अंदर न्यूसिलस मिले, और उस पेरिस्पर्मिक फ्रूट का जो सीड है उसी का नाम क्या है? पेरिस्पर्मिक सीड है। उम्मीद है कि एक वर्ड आपको समझा पाए हैं भाई। परसिस्टेंट का मतलब होता है जिंदा रहना, यहाँ पे न्यूसिलस जिंदा है भाई, अभी तक गायब नहीं हुआ है। दो एग्जाम्पल है आपके सामने, बीट रूट और ब्लैक पेपर। इनके अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट रहता है भाई, इनके अंदर आप देख सकते हो इन फ्रूट्स के अंदर। आगे हमने एक ट्रिक लिखी है भाई एंडोस्पर्मिक सीड के लिए। देखो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होंगे? एंडोस्पर्म कहां पे बनेगा? जहां पे खाने की जरूरत है। खाने की जरूरत कहां है? जहां कोटिलेडन कम है, मोनोकोट के अंदर। जितने भी एग्जाम्पल है उसमें ज्यादातर क्या होंगे? मोनोकोट के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकोट के अंदर ही मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे डाइकोट पड़े थे जिनके अंदर एंडोस्पर्म मिलता है, जैसे केस्टर और कॉटन। तो केस्टर और कॉटन डाइकोट है, फिर भी इनके अंदर एंडोस्पर्म मिल रहा है। बोलो समझ में आता है? उसके अलावा इसको एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, इसको एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। उसके अलावा बेरली हो गया, मेज हो गया, बीट हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, ये सब के सब क्या है बच्चों? मोनोकोट के एग्जाम्पल है। समझ में आता है क्या? ट्रिक आपके सामने लिखी गई है, आप इसे पढ़कर बहुत ही बढ़िया से याद रखेंगे भाई। ऑल इंडो BMW कार्स आर रिच एंड कॉस्टली। ऑब्वियसली BMW कार है तो रिच होगी, कॉस्टली होगी। तो ऑल का मतलब है एल्बुमिनस सीड, इंडो का मतलब है एंडोस्पर्मिक सीड, BMW का मतलब है बार्ली, मेज एंड व्हीट, कार्स का मतलब है कैस्टर एंड कॉटन, रिच का मतलब है राइस, और कॉस्टली का मतलब है कोकोनट। तो ये है एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल्स को याद करने के लिए ट्रिक आपके सामने रिप्रेजेंट है भाई थोरेक्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बात करते हैं। देखो नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। किसके अंदर एंडोस्पर्मिक नहीं होगा? जिसके अंदर खाने की आवश्यकता नहीं है। डाइकोट प्लांट में, बहुत सारे डाइकोट प्लांट में नहीं होते हैं क्या? एंडोस्पर्म, इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। कुछ ऐसे मोनोकोट भी पड़े थे जैसे ऑर्किड, उनके अंदर खाना ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑर्किड आएगा एज ए मोनोकोट, और बाकी सब जो है ग्राउंडेड, ग्राम, बीन, पी, ये सब डाइकोट के एग्जांपल्स है। समझ में आता है क्या? ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल है भाई। एक एग्जांपल जो है सनफ्लावर, जो रियलिटी में तो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एंडोस्पर्मिक लिख दिया है लाइंस की फॉर्म में, तो इसे भी हम अलग से ध्यान रखेंगे भाई। एनसीईआरटी सनफ्लावर को एंडोस्पर्मिक लिख रही है, लेकिन रियल में वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे भाई, इसे एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों माना जा सकता है। इनको याद करने के लिए ट्रिक है, सन नॉट ग्रो ओनली ग्राम बी पॉजिटिव। लड़के को बोला जा रहा है कि केवल ग्राम्स को, चनों को मत उगाओ, पॉजिटिव रहो, सब कुछ उगाओ, है ना। सन नॉट ग्रो ओनली ग्राम्स बी पॉजिटिव। सन से है सनफ्लावर, नॉट से है नॉन एंडोस्पर्मिक, ग्रो से ग्राउंडनट, ओनली से ऑर्किड, ग्राम से ग्राम, बी से बीन्स और पॉजिटिव से पी। तो आप रिलेट कर सकते हो ट्रिक को, बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाई है थोरेक्स ने आपके लिए, और अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर फ्रूट और सीड दोनों की डिटेल खत्म होती है। कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक से और इसके पहले वाले लेक्चर के टॉपिक से हमने लिए हैं आपके लिए, जिसे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं भाई। फ्रूट क्या है? फ्रूट एक मैच्योर राइपन्ड ओवरी है। तो हम देखेंगे भाई राइपन्ड ओवरी डेवलपिंग बिफोर, बिफोर कहां बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। यहाँ पे आफ्टर होना ही चाहिए, बिफोर तो बनता ही नहीं है भाई, आफ्टर बनता है। क्या ये मैच्योर अनडेवलप्ड है? नहीं, ये तो डेवलप्ड ओवरी है।
इसलिए राइपन्ड है, ओवरी है, डेवलप्ड है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, डायग्राम से पहचानना है। मैंगो के सबसे बाहर ये क्या है बच्चों, ये ईपी कार्प है, आप सबको पता है। तो ए ईपी कार्प ही होगा, ए मीजोकार्प ना होगा, मीजोकार्प ना होगा, ईपी कार्प हो सकता है। बी में देखो यहाँ भी मीजोकार्प है, यहाँ भी मीजोकार्प, चेक ही नहीं करेंगे। सी में देखो यहाँ पे सीड है, यहाँ पे एंडोकार्प है, तो चेक करेंगे। सी जो है ध्यान से देखो, इस व्हाइट वाले पोर्शन में लेबल किया गया है और इस व्हाइट वाले पोर्शन में सीड होता है, और सी जो है इधर सीड को ही दिखा रखा है, ये तो सीड ही होता है, तो सी सीड ही होगा, सी सीड होगा भाई, एंडोकार्प नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, तीन स्टेटमेंट है हमारे सामने, तीनों को पढ़ते हैं। जो इपिकार्प है वो थिन है, ठीक है भाई। जो मीजोकार्प है वो फ्लेशी और इडेबल है। किसकी बात कर रहा होगा ये, मैंगो की। इपिकार्प बहुत ही पतला है, मीजोकार्प खाने लायक है, फ्लेशी है। एंडोकार्प के बारे में बोलेगा हार्ड है, देखो ये स्ट्रांगली हार्ड बोल रहा है, तो ये कौन है भाई, ये मैंगो है। ऑप्शन नंबर डी, सारे कैरेक्टर बता चुके हैं आपको मैंगो के। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, फ्रूट जो है वो ड्रूप है, इसका सीड कोट कैसा है, थिन है। एंडोस्पर्म कैसा, इडेबल, याद आया कुछ, एंडोस्पर्म व्हाइट कर्नल, लिक्विड एंडोस्पर्म, कौन है ये, कोकोनट। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भाई। आगे बढ़ेंगे, फ्रूट ऐसा जो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल क्या था, बनाना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है भाई। देखो व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है, मोनोकोट। ग्राम हो गया, पी हो गया, ये सब क्या है, डाइकोट। तो डाइकोट बी में लिखा है, बी के अंदर सेकंड होगा और 4 होगा। सेकंड और 4 बी में होना ही चाहिए, सेकंड और 4 एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों दिए गए हैं बी के अंदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो मैंने मैच भी नहीं किया है सारों को, आंसर को निकालने के लिए बस प्रिडिक्शन किया है। कुछ ऐसे ही प्रिडिक्शन एलिमिनेशन मेथड से आप कर पाएंगे अगर आप रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। सीड कोट जो है वो ए लेयर्स का बना है, यानी कितनी लेयर्स का बना है, बेसिकली सीड कोट के अंदर 2 ही लेयर होती है भाई, 3 होती नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी आंसर नहीं हो सकते हैं। आगे लिखा है कि आउटर कवरिंग जो है वो बी है, आउटर टेस्टा होती है बेसिकली, तो बी के अंदर टेस्टा ही आएगा, बी के अंदर टेस्टा आएगा भाई, टेगमल नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एट द 2 एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों एंड पे क्या होता है भाई, रेडिकल भी होता है नीचे की तरफ और प्लम्यूल भी होता है ऊपर की तरफ, इसलिए ए और बी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई करना है ए बी सी को इस डायग्राम के अंदर। ए जो है वो शीड कोट है भाई, ये शीड का डायग्राम अभी भी दिखाया था, ए के अंदर ये हो नहीं सकते हैं, शीड कोट ही होगा। बी जो है बच्चों ये क्या है, ये हाइलम है, और सी क्या है, माइक्रोपाइल है। बी हाइलम है और सी माइक्रोपाइल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर से आइडेंटिफाई करना है, ए क्या है बच्चों, कोटिलिडन्स है, तो ए के अंदर कोटिलिडन नहीं होगा, रेडिकल प्लम्यूल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बी क्या है, बी ऊपर की तरफ है तो प्लम्यूल होगा, रेडिकल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकोटिलिडन सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक, अगर मोनोकोट है तो उसके अंदर एंडोस्पर्म मिलना चाहिए, किसके अंदर नहीं मिलता, ऑर्किड के अंदर, तभी तो इसकी लो वायबिलिटी पढ़ाई थी। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, यही तो बताया था, अभी अभी पढ़ाया है भाई एल्यूरोन लेयर के बारे में। आगे देखो, द प्लम्यूल एंड रेडिकल, प्लम्यूल और रेडिकल आर इनक्लोज इन शीथ विच कॉल्ड, उस शीथ को क्या बोलते हैं भाई जिसमें प्लम्यूल और रेडिकल जुड़े होते हैं। प्लम्यूल के बाहर जो होती है वो है कोलियोप्टाइल, रेडिकल के बाहर जो होती है वो है कोलियोप्राइजा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड और नॉट? आगे बढ़ते हैं भाई, एबीसीडी को आइडेंटिफाई करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। क्या सी यहाँ पे बना है तो ये क्या है, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्राइजा, कोलियोप्टाइल होगा ऊपर की तरफ है, तो सी के अंदर कोलियोप्टाइल होना चाहिए। सी के अंदर कोलियोप्राइजा दिया है, गलत है। सी के अंदर एंडोस्पर्म, सी के अंदर एंडोस्पर्म, सी के अंदर कोलियोप्टाइल एक ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सारों को देखा ही नहीं, एक को देखते ही आंसर आ गया, तो इससे खुशी की बात क्या ही होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, द स्क्यूटेलम ऑब्जर्व इन ए ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोटिलिडन्स। जो स्क्यूटेलम है ये क्या होता है भाई, ये किसका मॉडिफिकेशन है, कोटिलिडन का।
मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलेडन होता है, उसको स्क्रूटेलम नाम दिया है, दूसरा अभी पूरा डेवलप नहीं है, उसे इपीब्लास्ट नाम दिया है। तो स्क्रूटेलम क्या है बच्चों? कोटिलेडन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है भाई, इसमें स्टेटमेंट दिए हैं हमें 4 और पूछा है कौन सा गलत है कौन सा सही है। इन डाइकोटिलेडन सीड्स, जो डाइकोट के सीड होते हैं, कोटिलेडन्स आर ऑफ्टन फ्लेशी फुल ऑफ रिजर्व फूड। बिल्कुल भाई, कोटिलेडन के अंदर फूड होता है। जनरली मोनोकोट के अंदर जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। बिल्कुल ये भी सही बात है। जनरली डाइकोट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ये भी सही है। जनरली डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म कहां होता है? मोस्ट ऑफ द मोनोकोटिलेडन सीड्स हैव फ्लेशी कोटिलेडन। ना ही मोनोकोट एक ही कोटिलेडन है, वो भी लेस डेवलप्ड है, फ्लेशी कोटिलेडन नहीं होगा। सारे करेक्ट है फोर्थ के अलावा। हमें बताने करेक्ट कौन सा है? फोर्थ के अलावा सारे करेक्ट है। ऑल एक्सेप्ट 4 वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए हो आप। लेक्चर का एक एक वर्ड आता है तो मोनोकोटिलेडन सीड जो है, द एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो बाय ए डिस्टिंक्ट लेयर नोन एज एल्यूरोन लेयर। अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया है भाई। आगे बढ़ो। जो इपीपेटलस कंडीशन है वो कैसे शो होती है भाई? इपीपेटलस किससे जुड़ रहा है? कौन जुड़ रहा है? सबसे पहली बात तो स्टेमेन जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? पेटल से जुड़ रहा है भाई। यानी कि एंड्रोइशियम किससे जुड़ रहा है बच्चों? पेटल से। और पेटल किस वोरल का पार्ट है भाई? कोरोला का। इसलिए एंड्रोइशियम और कोरोला जुड़ रहे हैं, ऐसे शो किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे बढ़े। जो K2+2 रिप्रेजेंटेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? K यहाँ पे कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैलिक्स के अंदर 4 क्या है बच्चों? सेपल्स है, जो कि 2-2 के ग्रुप में है, ऐसा शो हो रहा है। 4 सेपल्स है इन 2 ग्रुप्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। 4 सेपल्स है इन वोरल्स ऑफ 2 ईच, 2-2 के ईच वोरल है, ये भी सही बात है। इसलिए ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। G2 रिप्रेजेंट क्या करता है भाई? G का मतलब तो गाइनोइशियम है भाई। यहाँ पे 2 लिखा है इसलिए बाई कार्पलरी, ये भी सही है। ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये सिन कार्पस है, एपोकार्पस नहीं है। गाइनोइशियम है, बाई कार्पलरी है, सिन कार्पस है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लाइन बनाई है, यानी कि सुपीरियर ओवरी को शो किया है। इंफीरियर ओवरी नहीं होगी भाई। सिन कार्पस है, सुपीरियर है, बाई कार्पलरी है और गाइनोइशियम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जरा। ये जो साइन है ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को शो करता है भाई। ए के अंदर 2 ही होगा और कुछ होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, दिख रहा है भाई। बी जो साइन है, ये परसेंट का जो साइन होता है, ये जाइगोमॉर्फिक के लिए यूज करते हैं भाई। बी के अंदर 1 ही होगा, देख लो आंसर दिख ही रहा है। के जो है वो कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है और कैलिक्स की यूनिट का ही नाम क्या है बच्चों? सेपल है। तो सी के अंदर 3 होगा, सी के अंदर 3 ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि एक को मैच करते ही लगा सकते थे, बट पूरे मैच करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाई, आइडेंटिफाई करना है इन एबीसीडी डायग्राम को। ये फ्लावर के टाइप से बेसिकली। इसके अंदर ध्यान से देखो, ओवरी ऊपर है, बाकी सारे पार्ट्स नीचे हैं। ओवरी के नीचे सारे पार्ट्स है, इसलिए हाइपोगाइनस। जो ओवरी है उसके नीचे सारे पार्ट्स है। ये क्या है बच्चों? हाइपोगाइनस। ये क्या है बच्चों? ये पेरीगाइनस है। ये क्या है? ये भी पेरीगाइनस है। ये क्या है? ये इपीगाइनस है। एनसीईआरटी की डायग्राम है। ए हाइपोगाइनस ही होगा। ए के अंदर इपी पेरी होगा ही नहीं, हाइपो ही होगा। हाइपो हो सकता है ए के अंदर। बी के अंदर पेरीगाइनस ही होगा, इपी होगा ही नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहां पे समाप्त करते हैं भाई हम इस लेक्चर को। यहां तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच भाई। थोरेक्स के सारे नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिखें और बढ़िया से याद करें। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन कराए हैं इन्हें भी बार बार प्रैक्टिस करें, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, चीजों को रिवाइज करने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन, गुड बाय।